बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने आज एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू की वजह से एक भूचाल पाकिस्तान की सियासत में आया हुआ है। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है वो पंजाब है और पंजाब की असम्बली तहलील करने का इमरान खान साहब ऐलान कर चुके हैं। यहाँ पे 180 अरकान असम्बली इमरान खान साहब के पास हैं। 179 यानी एक कम जो है वो PDM के पूरे इत्तेहाद के पास है, जबकि 10 MPs जो हैं वो परवेज़ इलाही साहब के पास हैं। तो इस तरह 190 बन जाते हैं हुक्मरान इत्तेहाद के पास, लेकिन 186 की अक्सरियत चाहिए। परवेज़ इलाही साहब अगर दूसरी तरफ जाएंगे तो PDM की हुकूमत बन जाएगी और अगर इस तरफ रहेंगे तो इमरान खान साहब की हुकूमत बनेगी। बहुत सारे लोगों को इस बात का शक था कि परवेज़ इलाही साहब असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे। उसकी 2-3 बड़ी अहम वजूहात हैं। पहली वजह तो यह है कि परवेज़ इलाही साहब को पता है कि ये जो बारी उनको मिल रही है ये हालात की वजह से मिल रही है। हालात और नंबर्स ऐसे हैं सूबाई असम्बली के कि उनकी वजह से वो 10 बंदों के साथ वज़ीर आला पंजाब के मज़े लूट रहे हैं। लेकिन अगर ये हालात बदल गए और इंतखाबात हुए तो दोबारा उनको वज़ारत आला नहीं मिलेगी और इस तरह की सूरत हाल दोबारा पैदा नहीं होगी। लिहाजा वो ये चाहते हैं कि जितनी देर तक हो सके उनके पास ये वज़ारत आला मौजूद रहे। दूसरी एक परवेज़ इलाही साहब की रीज़न ये है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ कभी भी बिगाड़ने की पॉलिसी के ऊपर नहीं जाते। वो हमेशा हर तरह की एस्टेब्लिशमेंट के साथ दोस्ती रखते हैं और हमेशा दोस्ती निभाना चाहते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, बल्कि मेरे पास यहाँ पे खबरें मौजूद हैं, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, पहले वो स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर रही हैं। ARY को इंटरव्यू दिया उन्होंने और उसमें उन्होंने कहा कि जब खान साहब जनरल रिटायर बाजवा के खिलाफ बात कर रहे थे तो मुझे बहुत बुरा लगा। जनरल बाजवा हमारे मोहसिन हैं और मोहसिनों के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। इमरान खान ने ज़्यादती की है कि हमें साथ बिठाकर जनरल बाजवा को बुरा भला कहा। यह बड़ी ज़्यादती है और PTI को चाहिए कि याद रखे वो एहसान फरामोश ना बने। मैं समझता हूं कि जनरल रिटायर बाजवा के इन पर बहुत एहसानात हैं और एहसान फरामोशी ना की जाए। बाजवा साहब इनको उठाकर कहां से कहां ऊपर ले गए और हर चीज़ में मदद की। अगर बाहर से फंड लाने थे खुद जाते रहे जनरल बाजवा साहब, मोहम्मद बिन सलमान से मिले, कतर से पैसे लेकर आए, IMF का वहां बैठकर बेल्जियम में काम किया। ये क्या समझते हैं अपने आप को, ऊपर से आ गए हैं, यानी एक ऊपर से उतर कर आए हुए हैं। इस किस्म का उन्होंने एक बात की है। ये सारे लोग ऊपर से उठकर आ गए हैं, मुंह उठाकर जो मर्जी आए बोलने लग जाते हैं, अपनी औकात में रहें। बाजवा के खिलाफ अब अगर बात की गई तो सबसे पहले मैं बोलूंगा और मेरी सारी जमात बोलेगी। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने बहुत ज़्यादतियाँ की हैं, हमें अंदर करने की कोशिश की, वो हमारे खिलाफ थे। मैंने जनरल बाजवा को फैज़ के बारे में बताया तो फैज़ ने कहा कि इमरान खान का हुक्म है। इमरान खान तो मोहसिन इलाही को साथ नहीं बिठाते थे, इसके बावजूद हमने इमरान खान का भरपूर साथ दिया। जब इमरान खान ने कहा कि असम्बली तोड़ दो तो हमने फ़ौरन हामी भर ली। हम इमरान खान और PTI के मुखालिफ नहीं, साथी हैं, लेकिन अपने मोहसिनों को फरामोश नहीं कर सकते। देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है उनकी कि जनरल बाजवा के और जनरल बाजवा के ख़ानदान के बड़े एहसानात हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब पे, वो झूठ नहीं बोल रहे। उसकी वजह यह है कि 2019 में नैब में कुछ केसेस खुल गए थे और वो केसेस थे चौधरी बरादरान के, और उन केसेस की वजह से चौधरी बरादरान बहुत परेशान थे। वो मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें भी करते थे और बार बार ये कहते थे कि अगर इस दौर में जब हमारी हुकूमत है हमारे केसेस नहीं ख़त्म होने तो फिर किस दौर में ख़त्म होने हैं। उन केसेस की वजह से उनको नैब बुलाता था और नैब में उनके लिए परेशानी पैदा हो रही थी। तब चौधरी ख़ानदान में लाहौर के DHA में एक शख्स से ताल्लुकात बनाए और ये शख्स जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के रिश्तेदार थे और ये ताल्लुकात इतने करीबी और इतने ज़बरदस्त हो गए कि उसके बाद फिर चौधरी बरादरान को रिलीफ मिलना शुरू हुआ नैब के केसेस में और नैब ने चौधरी बरादरान के केसेस बंद कर दिए। ये सारा का सारा एहसान जो किया गया चौधरी बरादरान के ऊपर, इसमें जनरल कमर जावेद बाजवा का एक रोल था। देखिए इमरान खान साहब पहले भी कह चुके हैं कि नैब उनके कंट्रोल में नहीं था, नैब एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में था या जनरल बाजवा उसको कंट्रोल करते थे। और ये बात हमें नैब के ऑफिसर्स भी बता चुके हैं कि नैब का कंट्रोल जो है वो हुकूमत के ज़ेरे निगरानी नहीं है। नैब को हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकती,
बल्कि नैब को एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती है और उसके ज़रिए से कुछ केसों को तेज़ कर दिया जाता है और कुछ केसों को स्लो कर दिया जाता है। ये नैब के लोग कई दफ़ा बता चुके हैं। लेकिन 2 केसेस के बारे में नैब के लोग हमेशा बड़े कन्विंस्ड रहे कि इनमें सज़ा ज़रूर होनी चाहिए। एक शहबाज शरीफ साहब वाला जो एक स्कैंडल था जाली अकाउंट्स का, और दूसरा जो एक स्कैंडल था ओमनी स्कैंडल जो आसिफ अली जरदारी साहब के साथ जुड़ता था। बाकी केसेस में वो कहते थे कि हर केसेस के अंदर कहीं ना कहीं कोई कमी बेशी रह जाती है, लेकिन ये 2 केसेस बड़े क्रिस्टल क्लियर हैं। इनमें तो दुनिया के किसी भी मुल्क में हो बड़ा क्लियरली साफ सुथरी सज़ा हो जाएगी और ये लोग नहीं बच सकते। लेकिन फिर इसके अंदर भी हमने NRO 2 होता हुआ देखा और फिर हमने देखा कि जनरल बाजवा साहब के ताल्लुकात जो हैं वो PDM के साथ कितने बेहतर हो गए और एस्टेब्लिशमेंट ने किस तरह PDM की हुकूमत बनाई और PDM की हुकूमत के ऊपर हाथ रखा और फिर हर उस एहतजाज को कुचला, हर उस आवाज़ को कुचला जो रजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ बात करती थी। लोगों को गिरफ्तार किया गया, लोगों को नंगा किया गया, लोगों को टॉर्चर किया गया। इन सारे हालात का सामना मुस्लिम लीग काफ ने नहीं किया, इन सारे हालात का सामना इमरान खान साहब ने किया है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इमरान खान साहब अभी नहीं बता रहे, हो सकता है कि फ्यूचर में कभी बताएं। इमरान खान साहब को जब यह कहा जाता था एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि वज़ीर आला पंजाब को तब्दील करें, उस्मान बुज़दार की जगह किसी और को बनाएं, तो इमरान खान साहब आजकल एक नाम ले रहे हैं अलीम खान का। तो सिर्फ अलीम खान का नाम नहीं दिया जाता था, एक नाम और भी दिया जाता था और वो नाम परवेज़ इलाही का था। लेकिन इमरान खान साहब राजी नहीं हो रहे थे। मुन्नस इलाही को इमरान खान साहब अपनी काबीना में भी नहीं ले रहे थे, लेकिन उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ने काफ़ी दबाव डाला और मजबूर किया कि ये नहीं तो आपको छोड़ देंगे, आपकी हुकूमत गिर जाएगी। तो फिर मुन्नस इलाही साहब को, इमरान खान साहब को मजबूर किया गया कि वो काबीना के अंदर लें। लेकिन उसके बाद मुन्नस इलाही साहब ने इमरान खान साहब से ताल्लुक़ बनाया और ताल्लुक़ को बेहतर किया और उन्होंने कहा कि हम आपके वफादार रहेंगे। और मुन्नस इलाही अब भी इमरान खान साहब को यही यकीन दिलाते रहते हैं। लेकिन हैरत अंगेज तौर पे चौधरी फैमिली के जो केसेस थे नैब के अंदर आमदन से जायद असासों के, वो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में ख़त्म हो गए। इसको उस वक्त की तमाम अपोजिशन जमातों ने कहा कि ये एक NRO है जो इमरान खान साहब ने चौधरी फैमिली को दिया है। लेकिन आज चौधरीयों का ख़ानदान, ख़ास तौर पे परवेज़ इलाही साहब, इस बात को कन्फर्म कर रहे हैं कि उनको ये वाला NRO जो दिया गया था वो कमर जावेद बाजवा साहब ने दिया था और जनरल फैज़ हमीद उनके खिलाफ थे, जबकि जनरल फैज़ हमीद इमरान खान के कहने पर उनके खिलाफ थे। अभी इसके बारे में वो इमरान खान साहब पे और फैज़ हमीद पे एक एलिगेशन है, लेट्स सी वो इसका क्या जवाब देते हैं। लेकिन परवेज़ इलाही साहब को बाजवा साहब ने एक फ़ोन किया और बड़ी लंबी टेलीफोन कॉल में ये गिला किया कि आपकी मौजूदगी में इमरान खान साहब मुझे बुरा भला कहते रहे और आपने कोई बात नहीं की। देखिए, परवेज़ इलाही साहब जब वज़ीर आला पंजाब बने हैं ना, तो उन्होंने डिफेंस के उसी घर में जाकर शुक्रिया अदा किया जो घर उनको और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को जोड़ता है। वज़ीर आला बनने से पहले भी जो सारे मामला तय किए वो भी डिफेंस के उसी घर में जाकर किए जो घर जनरल कमर जावेद बाजवा और परवेज़ इलाही साहब को जोड़ता है। तो ये एक एहसानात तो बिल्कुल हुए हैं। अब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का ये कहना और बार बार कहना कि हम एपॉलिटिकल थे, हमारा सियासत में कोई रोल नहीं था, इसके ऊपर ओस डाल दी है या इस बयानिए को उड़ाकर रख दिया है परवेज़ इलाही साहब ने। क्योंकि परवेज़ इलाही साहब तो कह रहे हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा बहुत एहसानात कर रहे थे। वो तो ये कह रहे हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने PTI पर भी एहसानात किए और उन्होंने मुस्लिम लीग काफ के ऊपर भी एहसानात किए, बल्कि हमारा जो ताल्लुक है उसको बनाने में जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का बड़ा रोल था। तो फिर क्या जनरल कमर जावेद बाजवा इस बारे में झूठ बोल रहे थे कि उनका पाकिस्तान की सियासत में कोई किरदार नहीं है? फिर परवेज़ इलाही साहब औकात की बात करते हैं। देखिए, मैं एक चीज़ तो समझाऊं पाकिस्तान की सियासत में, जो पॉलिटिकल पार्टीज उनको लगता है कि उनकी औकात थोड़ी है, तो पब्लिक को भी यही लगता है कि इनकी औकात बहुत थोड़ी है और पब्लिक उनको छोटी छोटी टांगा पार्टियों की तरह ही रखती है हमेशा। और जो पॉलिटिकल पार्टीज ये तय कर लेती हैं कि उनकी औकात बहुत बड़ी है, तो पब्लिक भी उनको पजीराई देती है। जब जब कोई पार्टी एस्टेब्लिशमेंट की छतरी के अंदर रहकर सियासत करना चाहती है, तो वो काफ लीग, MQM, बलूचिस्तान अवामी पार्टी या इस किस्म की छोटी छोटी पार्टियों की सूरत में रहती है। लेकिन जब कोई पार्टी ये खौल तोड़ती है और अवामी सियासत करती है, तो वो नून लीग, पीपल्स पार्टी और इस वक्त जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इस तरह की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है। तो चौधरीज कभी बाहर आ ही नहीं पाए, एस्टेब्लिशमेंट का खौल तोड़ नहीं पाए, तो वो उसके अंदर ही रहेंगे। अभी भी ये खदशा मौजूद है कि चौधरी परवेज़ इलाही इमरान खान साहब का साथ छोड़ देंगे
اور پنجاب کی اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے، لیکن 5 دن باقی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے یا وہ مزید صبر کرتے ہیں اور ایک گنجائش پیدا کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے 2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ایک کاف لیگ ہے، ایک پی ٹی آئی ہے، دونوں کے اندر ایک اتحاد ہے اور دونوں اپنے اپنے مفاد کے لیے اس اتحاد میں ہیں۔ پی ٹی آئی کو یہ پتا ہے کہ اگر کاف لیگ کے ساتھ اتحاد نہ ہوا تو پنجاب میں حکومت رہے گی نہیں اور اسمبلیاں بھی تحلیل نہیں کر پائیں گے، لہذا ان کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ان کا پوائنٹ آف ویو الگ ہو سکتا ہے لیکن اس اتحاد میں رہنا ان کی مجبوری ہے۔ اسی طرح چودھری پرویز الہی جو ہیں، ان کی مجبوری یہ ہے کہ وہ اگلا انتخاب عمران خان صاحب کے ساتھ رہ کر لڑنا چاہتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ پڑے تاکہ وہ زیادہ سیٹیں جیت کر پھر کسی اچھی پوزیشن میں آ سکیں۔ یعنی دونوں کا اپنا اپنا اس اتحاد کو رکھنے کا ان کا پوائنٹ آف ویو الگ ہے جنرل باجوہ کو لے کر، تو دونوں کا الگ الگ پوائنٹ آف ویو ہونے کے باوجود دونوں جڑ کر رہ سکتے ہیں اپنے اپنے سیاسی مفاد کے لیے اور سیاسی مستقبل کو دیکھتے ہوئے۔ جیسا کہ پی ڈی ایم کی 13 جماعتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، پاکستان کا 95% میڈیا بھی ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی بہت حد تک ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، حالانکہ ان سب کی سوچ مختلف ہے لیکن سیاسی مفاد نے ان سب کو جوڑ کر رکھا ہوا ہے۔ وہ پاکستان کا سارا میڈیا جس نے پی ڈی ایم کی 13 جماعتوں کے اختلافات کو کبھی ہوا نہیں دی، جنہوں نے کبھی نہیں کہا آصف علی زرداری کو کہ یہ شہباز شریف کے ساتھ تم کیسے بیٹھ سکتے ہو، اس کا جواب دو، جنہوں نے کبھی نہیں کہا بلاول کو، جنہوں نے کبھی نہیں کہا شہباز شریف کو، جنہوں نے کبھی فضل الرحمان کو تانا نہیں دیا، وہ سارے کے سارے اس وقت مسلم لیگ کاف کو اور پاکستان تحریک انصاف کو لڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ بات میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ چودھری برادران کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جا کر فیصلہ نہیں کریں گے۔ پرویز الہی میں وہ سیاسی جرت موجود نہیں ہے جو عمران خان صاحب انجوائے کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے بگاڑ بھی پیدا کر سکتے ہیں، وہ ٹکر بھی دے سکتے ہیں۔ پرویز الہی جو ہے وہ اقتدار کا بندہ ہے، ٹکر کا بندہ نہیں ہے، تو پرویز الہی ٹکر نہیں دے سکتے، وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی چھتری کے اندر رہ کر کام کریں گے اچھے بچوں کی طرح۔ یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا اتحاد رہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ پڑے، لیکن اس کے لیے وہ اسٹیبلشمنٹ کو گنوانا نہیں چاہتے، اسٹیبلشمنٹ کی قیمت ادا کرنا نہیں چاہتے، اور انہیں لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بگاڑنا کوئی عقل مندی کا سودا نہیں ہوگا۔ تو پرویز الہی صاحب ان ساری چیزوں کو کیا مینج اور بیلنس کر پائیں گے؟ اس وقت آصف علی زرداری صاحب تشریف لے آئے ہیں لاہور میں، شہباز شریف صاحب چودھری شجاعت سے ملاقات، تو یہاں پہ کھچڑی پکنا شروع ہو گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو توڑنے کی بھی کوشش کی جائے گی، لیکن اسٹیبلشمنٹ جب تک کھل کر سامنے نہ آئی تب تک یہ نہیں ہو پائے گا، اور اسٹیبلشمنٹ کو کم سے کم ایک چیز سیکھ لینی چاہیے کہ ہر پول ایک دن کھل جاتا ہے۔ 8 مہینے پہلے ایک رجیم چینج آپریشن ہوا تھا پاکستان میں، بہت سارے پول تو اس وقت کھل گئے تھے، بہت سارے پول آج کھل رہے ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کے جانے کے بعد تمام حقائق اور سچائیاں سامنے آ رہی ہیں، تو آج اگر اسٹیبلشمنٹ نے اپنا نیگیٹو رول پلے کیا، پاکستان کی سیاست میں گندا کردار ادا کیا جیسے کہ بازی میں وہ کرتے رہے ہیں، تو تاریخ کے اندر یہ کردار لکھا جائے گا اور پھر یہ کردار ان کو سنایا بھی جائے گا اور بار بار سنایا جائے گا، اور جو گناہ ہیں ان کی فہرست کے اندر ایک اور گناہ کا اضافہ ہو جائے گا۔ تو میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ اس وقت اپنے آپ کو باہر رکھے، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کو 2 پیغام پہنچا دیے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ اگر انہوں نے جمعے کو اسمبلیاں تحلیل کر دیں تو اس کے بعد ان کو نااہل کر دیا جائے گا، وہ انتخابات میں حصہ لینے کے قابل نہیں رہیں گے۔ عمران خان صاحب نے اس دھمکی کا کوئی اثر نہیں لیا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کو دوسری دھمکی یہ دی گئی ہے کہ آپ انتخابات کے لیے اسمبلیاں تحلیل کر رہے ہیں تو آپ کو انتخابات نہیں ملیں گے۔ آپ جو سوچ رہے ہیں کہ آپ 3 مہینے کے اندر اندر انتخابات ہو جائیں گے، تو 3 مہینے کے اندر اندر ان 2 صوبوں میں انتخابات نہیں کروائے جائیں گے، اور اس کے لیے جو پلان تیار کیا گیا ہے وہ معاشی ایمرجنسی نافذ کرنے کا پلان تیار کیا گیا ہے۔ میرے خیال میں یہ بھی ایک غیر آئینی حرکت ہوگی، اور اس غیر آئینی حرکت کو پاکستان کی عدالتیں اور پاکستان کے عوام روکیں گے، لوگ سڑکوں پہ آئیں گے، لوگ احتجاج کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب کو یہ بھی دھمکی دی گئی ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کے بعد آپ جب الیکشن میں جانا چاہیں گے تو آپ کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس طرح کی 3 دھمکیاں ملنے کے باوجود عمران خان صاحب نے بڑا بولڈ سٹانس لیا، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اسمبلیاں تحلیل کرنے جا رہا ہوں۔ اب صرف ایک ہی شخص ہے جس کے پاس مختلف پلانز ہیں اور جو بہت کچھ کر سکتا ہے، اور وہ پرویز الہی ہے۔ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنی سیاست بچا سکتے ہیں، وہ عمران خان صاحب کے خلاف
खड़े होकर अपनी वजारत आला बचा सकते हैं। अब देखना उन्होंने ये है कि उन्होंने अगले 5 साल के लिए ज्यादा सीटें लेनी है या अगले 8 महीने तक, ज्यादा से ज्यादा 5 या 8 महीने ही हो सकते हैं ना, वजारत आला को इंजॉय करना है। यह फैसला परवेज इलाही साहब ने करना है। लेकिन नून लीग बहुत बुरी तरह फंस गई है। उन्हें यह समझ नहीं आ रही कि उन्होंने चौधरी परवेज इलाही को इस वक्त दुआएं देनी है या बददुआएं देनी है। वहां भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। लेकिन फिलहाल उन्होंने भी खामोशी इख्तियार की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी खामोश है और सारे तेल और तेल की धार देख रहे हैं। तो नाजरीन, अब तक के लिए जो पूरा एनालिसिस था इस सारे एपिसोड का, वो मैंने आपके सामने रख दिया है। मुलाकात होती है अगले वीलॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।